नेशनल कवरेज के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज नेशनल कवरेज अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर जी है तो जहान है सेहत कार्यक्रम शुरू किया हुआ है और आज हमारे साथ जो है पूर्वांचल के जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.के. सिंह जी अधिकारी नर्सिंग होम मऊ जो है जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं। जी है तो जहान है कार्यक्रम में बच्चों में होने वाले डायरिया रोग के डॉक्टर साहब, बच्चों में डायरिया रोग जो इस समय वर्तमान में हो रहा है और उसका लक्षण क्या है, उसके प्रारंभिक रोकथाम क्या है, उससे हमें कैसे बचना चाहिए? देखिए, बच्चों में जो डायरिया होता है वो अलग अलग एज में उसके कारण थोड़े से साइंटिफिक रीज़न तो एक ही होता है, इन्फेक्शन होने से होता है। कुछ डायरिया होती हैं जो इन्फेक्शन के अलावा के दूसरे कारण है, हम लोग की भाषा में कहते हैं बैड एब्जॉर्प्शन, मतलब वो इन्फेक्शन नहीं है लेकिन जो आहार ले रहा है किसी वजह से हजम नहीं हो रहा है तो भी होता है। इन्फेक्शन जैसे छोटे बच्चों में जो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं जो मदर फीड में हैं उनमें इन्फेक्शन की चांसेस बहुत कम रहती हैं और जिन बच्चों को माँ का दूध मिल रहा होता है उनमें इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी होती है। हमेशा जो खास करके जो पैदाइश के तुरंत बाद वाला जो दूध होता है उसमें हम लोग की भाषा में से कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और यही कारण होता है। हमेशा हम लोग उसको प्रोत्साहित करते हैं कि माँ का दूध सर्वोत्तम है और जो पहला दूध है वो पिलाया जाना बहुत ज़रूरी है, उससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है। और दूसरी चीज़ है माँ का दूध ज़रूरत के अनुसार बढ़ता जाता है। जो माताएँ दूध पिलाने में थोड़ा सा जिसे कहते हैं लापरवाही करती है तो वो दूध कम होता चला जाता है और वो जो इम्यूनिटी जो उस दूध से मिलने वाली थी वो नहीं मिलती। अच्छा, दूसरी परेशानी ये आती है कि फिर आपको दूसरा दूध देना पड़ता है। दूसरा दूध देते हैं तो दूध पिलाने के तरीके में जो शॉर्टकट लोग शुरू कर लेते हैं, बॉटल से फीडिंग करना शुरू करना, या कभी गाय का दूध दे देंगे, कभी भैंस का दूध देंगे, कभी इसको डाइल्यूट कर देंगे। ये बड़ा मिथ है सोसाइटी में कि भैंस का दूध है या गाय का दूध है तो अभी छोटा बच्चा है तो उसे वो गाढ़ा होगा, उसे डाइजेस्ट करने में दिक्कत होगी, ये सब परेशानियाँ होती हैं तो वो लोग उसे डाइल्यूट कर देते हैं। डाइल्यूशन का जो तरीका है उसमें भी एक हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं और ज़्यादातर है डॉक्टर्स हमेशा कहते रहते हैं और सारे लोग जानते हैं कि बॉटल से नहीं पिलाना, बट आसान तरीका है, सारे बॉटल से पिलाते हैं। बॉटल से पिलाने से बार बार कुछ इन्फेक्शन होता है, थ्रोट में इन्फेक्शन होता है, डायरिया शुरू होता है। तो अभी चूँकि आप इसके प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं? प्रारंभिक लक्षण है कि जो उसके जो स्टूल की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। जैसे नॉर्मली जैसा मैंने कहा कि हर एज के लिए अलग अलग है फ्रिक्वेंसी और तो जैसे न्यूबॉर्न बेबी है नॉर्मली 4, 5 तक 6 तक मोशंस करता है और गोल्डन येलो कलर का करता है चमकीले फिगर में। लेकिन अगर वो ग्रीनिश होता है या वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है या नंबर ऑफ स्टूल बढ़ जाता है, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है या फ्रिक्वेंसी नहीं भी बढ़ी तो एक स्टूल का जो अपीयरेंस होता है नॉर्मल वो चेंज हो जाता है, वो उसमें फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो भी हज़ारत से, क्योंकि फिर इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा, फिर वाटर लॉस होगा, डेहाइड्रेशन होगा। इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा तो बच्चा फिर बेचैन होगा, चिड़चिड़ा होगा, रोएगा और चिड़चिड़ाहट की वजह से अलग अलग तरह के सॉल्ट्स की कमी से अलग लक्षण होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं पोटेशियम अगर कम हो रहा है तो पेट फूलना शुरू हो जाता है, सोडियम अगर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो कम हो रहा है तो हल्की सी सूजन शुरू हो जाती है चेहरे पे, ज़्यादा होता है तो बेचैनी बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, और माताएँ ये तो जानती कि ORS देना है तो कुछ भी शुरू भी कर लेते हैं, लेकिन ORS का जो अनुपात बताया जाता है वो लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। एक कोई बर्तन लिया, छोटा सा कप ले लिया या ग्लास ले लिया, उसमें इलेक्ट्रॉल जितना मन में आया, चम्मच, छोटा चम्मच, बड़ा चम्मच, कुछ भी डाल दें। तो अगर वो इलेक्ट्रॉल जो दे ORS जिसे कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉल तो एक ब्रांड नेम है, माफ़ कीजिए क्योंकि मैं लिखता हूँ तो इसलिए इसमें आदत पड़ गई है। ORS जो देते हैं, ORS अगर आप गाढ़ा पिलाएंगे तो डिशेनी बजाय कम होने के और बढ़ जाएगी। अगर आप बहुत डाइल्यूट देंगे तो कोई चीज़ कम होती चली जाएगी। तो ये तो हुआ ORS देने का। अब आप कह रहे थे लक्षण क्या होते हैं? लक्षण जैसे मैंने बताया, आंसू कम हो जाएंगे, जीभ सूख जाएगी, स्किन टर्गर कहते हैं हम लोग, स्किन टर्गर जैसे खिंचाव स्किन का नॉर्मल है, अगर हम ऐसे खींच के छोड़ देते तो इमीडिएटली बराबर हो जाता है।
जिसमें कहते हैं स्किन टर्गर कम होना, वो देर तक ऐसे ही बना रहेगा, सिकुड़ा बहुत धीरे धीरे वो फिर से रिज्यूम करता है नॉर्मल सर्फेस। तो स्किन टर्गर कम हो जाता है, बेचैनी हो जाती है, पेशाब होना कम हो जाता है, पानी के लिए एकदम से बच्चा परेशान होता है, ज़रा भी देते हैं तो घबरा के कुछ तेज़ी से पीने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें जब बढ़ती जाती हैं तो फिर सुस्त भी हो जाता है, ओरल इंटेक भी कम हो जाता है उसका, पेशाब भी और कम हो जाता है, फिर परेशानी बढ़ती जाती है। इसका प्रारंभिक जो है रोकथाम, प्रारंभिक रोकथाम की फिर शुरुआत वहाँ से करते हैं कि दूध पिलाने का तरीका, अगर मदर फीड हो रहा है तो मैक्सिमम मदर फीड देंगे, और जब ऊपर से कुछ देना शुरू करते हैं तो सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, चम्मच का इस्तेमाल करेंगे। जैसे शुरुआत में अलग अलग एज में अलग अलग चीज़ें देते हैं आप, आरंभिक लक्षण होता है लिक्विड डाइट ज़्यादा देना शुरू करेंगे इसकी रोकथाम के लिए। और कभी कभी डिहाइड्रेशन गर्मी से भी हो जाता है, बरसात के मौसम में, उमस के मौसम में जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। जाड़े में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तो कम होता है, तो खाने की चीज़ें आप बिना फ्रिज के भी अगर रखते हैं तो काफ़ी देर तक वो सामान्य रहती हैं। लेकिन जब गर्मी है या उमस का मौसम है तो उस समय फिर बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करते हैं, खाने पीने की चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, स्मेल आने शुरू हो जाती है, टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगते हैं। तो इसका मेडिकल में इलाज, मेडिकल में इलाज डायरिया आरंभिक अगर बिल्कुल शुरुआत हो रही तो आप उसको ORS देंगे, लिक्विड डाइट देंगे, और सीरियस बहुत सीरियस है तो अब तो हॉस्पिटलाइज करना है, बहुत सीरियस को घर पे मैनेज करने में खतरा है। आम भाषा में चर्चा भी होती है कि डायरिया बहुत खतरनाक रोग है, बच्चों में हो जाए तो उन्हें बताना बड़ा कठिन होता है, ऐसा कुछ है क्या? डायरिया की अगर इनिशियल स्टेज में अगर घर पे प्रयास किया जाए तो उतना खतरा नहीं है, लेकिन कई बार उसकी एटियोलॉजी है, जो उसका कारण है वो, अगर जैसे वायरल डायरिया है, वायरल डायरिया के रोटा वायरस की वैक्सीन लगाई जा रही हैं, सरकार की तरफ से भी लगाई जा रही हैं, और जो लोग अवेयर हैं वो वैसे भी लगाते हैं। तो छोटे बच्चों में जो सबसे ख़राब किस्म का डायरिया होता है वो वायरल डायरिया कहते हैं, रोटा वायरल डायरिया होता है। तो उसमें फ्लूइड लॉस इतना रैपिड होता है कि वो घर पे मैनेज नहीं कर पाते, उसे हॉस्पिटलाइज करना उसमें उसको एडमिट करना पड़ता है, और उसके लक्षण भी हैं बहुत बिल्कुल पानी जैसा पास करता है, बहुत ज़्यादा होती है फ्रिक्वेंसी, साथ में कई दफ़े उल्टी भी होती है, तो ORS कारगर नहीं होता है। तो बहुत छोटे बच्चों में अगर उल्टियाँ बहुत हैं और वायरल डायरिया के लक्षण हैं तो उसको घर पे मैनेज करना है, उसको फिर एडमिट करना चाहिए। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर एस के सिंह साहब को। डॉक्टर एस के सिंह साहब जो है पूर्वांचल के जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ हैं। आपने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आप अपने घर में साफ़ सफाई रखिए, बच्चों को भी साफ़ सुथरा रखिए, और जब भी इस तरह के कोई भी लक्षण मिले तो आप जो है अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें, इसका ध्यान रखें ताकि जो है उनको खतरे से बचाया जा सके। डॉक्टर साहब एक बार जो है आप 15 अगस्त के लिए लोगों को शुभकामनाएँ दें। ये अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएँ, और ये हम लोग की पीढ़ी इस संदर्भ में बहुत प्रिविलेज्ड है, हम लोग भाग्यवान हैं कि इस दिन से हम लोग गुजर रहे हैं। और बहुत से लोगों ने जिन्होंने आज़ादी के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी वो ये दिन नहीं देख पाए, जो हम लोग इस मामले में लगे हैं कि हम लोग ये दिन देख पा रहे हैं। और जैसा राष्ट्रीय अभियान चल रहा है घर घर तिरंगा अभियान, तो मुझे उम्मीद है आप सारे पूरे उत्साह के साथ इसमें भाग ले रहे होंगे। मैं एक दो छोटी सी चीज़ें और बताना चाहूँगा कि ये 75वीं जो एक तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे तिरंगा झंडा पहले हम लोग हर घर में नहीं लगा सकते, अब हर घर में लगाने की अनुमति है। पहले हम लोग उसको रात में नहीं लगा सकते थे, अब उसको आप दिन रात लगा सकते हैं। जैसे अभी पहले प्लास्टिक के झंडे अलाउड नहीं थे, अब प्लास्टिक के झंडे भी अलाउड हैं। तो ये पूरे उत्साह के साथ हम लोग एक छोटा सा योगदान है जिसमें हम लोग राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरी चीज़, झंडे का जो इस्तेमाल है वो करने के बाद उसको फोल्ड करने का एक बहुत सम्मानजनक प्रोटोकॉल है, उसका एक तरीका है, उसका ध्यान रखेंगे। और इत्तेफाक से कोई झंडा डैमेज हो जाता है उसको बहुत सम्मान के साथ उसको डिस्पोज करते हैं। वो अभी पता नहीं कितना समय, वरना मैं वो भी बताता आपको, मुझे खुशी होगी। जी बताएं। झंडे को जैसे फोल्ड करते हैं तो ये अभी मैं एक
कुछ लोगों को समझा रहा था तो इत्तेफाक से ये मेरे पास पड़ा भी हुआ है। झंडा फोल्ड करने का तरीका बताया जा रहा है यूट्यूब वगैरह पे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन जिन लोगों को इतनी फुर्सत नहीं होती मैं उनके लिए बता रहा हूँ। झंडे का जो ये चक्र वाला हिस्सा है, जब उसको मोड़ते हैं तो केसरिया वाला हिस्सा पहले यूँ फोल्ड करते हैं ताकि वाइट वाला जो पोर्शन है ये वाला हिस्सा सामने आ जाता है। फिर दूसरी फोल्ड में इसको ग्रीन वाला हिस्सा इसके पीछे आ जाता है और फिर जब इसे फोल्ड करते हैं तो ये चक्र वाला हिस्सा जो ये ऊपर रहना चाहिए। तो ये उसको फोल्ड करने का तरीका होता है। झंडा जो डैमेज हो जाता है उसको आप जहाँ तहाँ, अभी जब ये उत्सव ख़त्म हो जाएगा तो इन झंडों को जहाँ तहाँ छोड़ नहीं देना है लापरवाही के साथ। कभी किसी के पैरों के नीचे न नज़र आए, किसी कहीं कूड़े में ना नज़र आए, कहीं चलता हुआ या आधा चला हुआ या आधा फटा हुआ या उसके किसी ने निक्कर बनवा लिए, बनियान बनवा लिया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। बहुत हम लोग के लिए राष्ट्रीय सम्मान की बात होती है। झंडे का एक बहुत सम्मानित चीज़ है, तो उसको डिस्पोज करने का प्रॉपर तरीका है। अगर झंडे किसी वजह से उसको डिस्ट्रॉय करना है, मतलब डिस्पोज करना है, डिस्पोज करना है तो उसको या तो आग में, जैसे किसी चीज़ को अपने परिवार के किसी सदस्य की किसी वजह से जलाते हैं, तो ऐसे झंडे को फ्लेम में जलाते हैं और उसको ऐसे फोल्ड करके जलाते वक्त ये पूरा यूँ रखते हैं। ऐसा नहीं रखते कि आग के किनारे आधा झंडा आग में आधा बाहर, इसको ज्वाला के बिल्कुल बीच में रखते हैं और जब तक वो पूरा नहीं जल जाता है इंतज़ार करते हैं। जलने के बाद फिर 2 मिनट के लिए मौन रखते हैं, जैसे कॉन्डोलेंस करते हैं वैसे करते हैं। तो ये तो एक तरीका हुआ, ये हमारे जैसे हिंदू धर्म में है। अच्छा, कुछ हमारे हिंदुस्तानी भाई जो हैं इसको अपने परिवार के सदस्य को ज़मीन में दफन करते हैं, तो वो भी एक दूसरा तरीका है। लेकिन उसको दफन करने के लिए प्रॉपरली एक बॉक्स में झंडे को रखते हैं, फिर उसको दबाते हैं और दबाने के बाद फिर धोते हैं और दबाने के बाद फिर 2 मिनट को ऑन करके अपना जो ऑर्डिनेंस जैसे स्थिति में करते हैं ये उसको करते हैं। और दूसरे देशों में तो आपने देखा होगा, अमेरिका की कभी तस्वीरें देखी होंगी, आपका जाना हुआ तो आप देखेंगे झंडे को कैसे भी वो लोग ऐसे भी लटका देते हैं जैसे यूँ। हम लोग तो झंडे को हमेशा इस तरह लगाते हैं, तो अमेरिका वगैरह में हम लोगों ने देखा है भी ऐसे ही लटका देते हैं कि दीवार में यूँ लटका हुआ है। तो हमारे देश में ऐसा नहीं है। उन लोग की छड़ियाँ चुकी भी रहती, हम लोग की जो जिस छड़ी में या जिस डंडे में या जिस फूल में लगाते हैं वो वर्टिकली बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, झुकाते नहीं उसको। और दूसरी चीज़ वो लोग अब हम लोग को ये भी है कि अब उसको बोर्ड पिन से कहीं लगा, एक बराबर सरफेस में लगा सकते हैं, घर के बाहर भी लगा सकते हैं, गाँव में लगा सकते हैं। हम लोग क्या झंडा झुकाने की परंपरा नहीं है कि कहीं भी लटका दी। हम लोग की एक विशेष परिस्थिति में जब राष्ट्रीय शोक की स्थिति होती है, सिर्फ उस समय झंडे को थोड़ा सा झुका दिया जाता है, वरना झंडा जो है बिल्कुल सीधा होना चाहिए कि जो रॉड है सीधी होनी चाहिए। तो एक बार फिर से आप सारे लोगों को अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं फिर याद दिलाऊँगा कि ये जो हर घर तिरंगा का कार्यक्रम है, इसमें आप पूरे उत्साह के साथ, खासकर बच्चे जो मेरे बहुत प्रिय बच्चे जो हैं, तो पूरे सम्मान के साथ, पूरे उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। ये किसी राजनीतिक पार्टी या किसी दल का नहीं है ये कार्यक्रम, ये हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत गर्व और गौरव की बात है। तो इसको हर चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित हो, किसी न किसी रूप में या जैसे भी, लेकिन इसको आप पूरे उत्साह के साथ करना है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि लोग इस दिन को देख मेरी। तो आप डॉक्टर एस.के. सिंह साहब को देख रहे थे। डॉक्टर एस.के. सिंह साहब ने जो है तिरंगे को, ध्वज को कैसे फोल्ड किया जाता है, बड़े बारीकी से और कम शब्दों में, कम समय में जो है बड़ी चीज़ें लोगों को बताया है। आप ज़रूर अब मेरे चैनल को देखेंगे कि कैसे जो है तिरंगे को, कैसे जो है ध्वज को जो है फोल्ड किया जाता है। मुझे नॉलेज आते हैं। आज रिपोर्ट।